Hello students, welcome back. In the last lecture we were discussing about atomic spectrum of hydrogen. Today we are going to start Bohr's model of atom. Bohr's model of atom, it was given by Niels Bohr in 1913. It was given by Niels Bohr in 1930. Niels Bohr रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे and he was a Danish physicist. ये डैनिश फिजिक्स के साइंटिस्ट थे. इन्होंने अपने मॉडल के अंदर कुछ पोस्टुलेट्स प्रपोज किए. पहला जो पोस्टुलेट था इनके मॉडल का वो सेम था एज दैट ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल. तो इन्होंने अपने पहले पोस्टुलेट में ही बोला एन एटम कंसिस्ट ऑफ a positively charged nucleus in the center. तो सेम पोस्टुलेट रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर भी हमें पढ़ने को मिलता है. सेकंड पोस्टुलेट ही प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in circular orbits. तो इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ. अब यही बात रदरफोर्ड ने भी बोली थी. तो इन्होंने अपना थर्ड पोस्टुलेट जो है वो इसमें क्लियर किया. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के चारों तरफ कितने भी सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं. इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है. तो हम कितने भी सर्कुलर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर ऑर्बिट्स. तो थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है कि ये जो आप सर्कुलर ऑर्बिट्स बना रहे हैं जो कुछ भी वैल्यू हो सकती है जिनकी कितने भी हो सकते हैं इनमें से कुछ ही सर्कुलर ऑर्बिट्स अलाउड रहते हैं. थर्ड पोस्टुलेट सेज दैट आउट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स number of circular orbits possible around the nucleus electrons revolve in only those orbits which have a fixed value of energy. These orbits are called energy levels or stationary states. तो थर्ड पोस्टुलेट ने सेकंड पॉइंट को क्लियर किया कि जितने भी सर्कुलर ऑर्बिट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सभी पॉसिबल नहीं होते बल्कि कुछ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स ही अलाउड होते हैं जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है एनर्जी की. और इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स को क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. तो अभी जो हमने डायग्राम बनाया था कि हम कितने भी सर्कुलर ऑर्बिट्स ड्रॉ कर दे इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट करेक्ट. नील बोर का मॉडल कहता है कि कुछ ही सर्कुलर ऑर्बिट्स अलाउड होते हैं जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है एनर्जी की. ये एक नया पॉइंट था. इसी पॉइंट की वजह से रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था. तो ये इसको जस्टिफाई करने के लिए अब ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर के मॉडल का.
तो बोर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा, बल्कि वो एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ। और इस फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट को क्या बोला जाता है? इसको हम एनर्जी लेवल कह सकते हैं या फिर इसको हम स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हैं। तो एक ही चीज को तीन नाम से बोला जा रहा है। इट कैन बी कॉल्ड एज अ सर्कुलर ऑर्बिट, इट कैन बी कॉल्ड एज एन एनर्जी लेवल, और इट कैन बी कॉल्ड एज अ स्टेशनरी स्टेट। ये सभी के सभी इन तीन नाम से आप बोल सकते हैं। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो, ये जो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है, इसको निकालने के लिए बोर ने एक इक्वेशन दी थी। ये इक्वेशन मैं आपको बता देता हूं यहां पर। द इक्वेशन टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, या फिर कह लो एनर्जी टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट की एनर्जी कह लो, या फिर जो इलेक्ट्रॉन इसमें रोटेट कर रहा होगा उसकी एनर्जी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको हम एनर्जी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट भी कह सकते हैं, या फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट भी कह सकते हैं। दोनों का एक ही मतलब है। इक्वेशन क्या दी थी? इक्वेशन थी ये -2π² me⁴ अपॉन n²h²। ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज फॉर हाइड्रोजन एटम। दिस इक्वेशन इज फॉर हाइड्रोजन एटम। इस इक्वेशन में पाई जो है, दिस इज अ कांस्टेंट एंड इट हैज अ वैल्यू ऑफ 3.14। m is called mass of electron, e is called charge of electron, n is a whole number and its value starts with 1, 1 2 3 4 so on. H is called Planck's constant. So these are the different variables which is present in this equation. ये नोट कर लेना बच्चों, ये हाइड्रोजन एटम के लिए इक्वेशन है एनर्जी की। अगर हम इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है इफ वी पुट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं। तो ये बन जाएगी E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये इस इक्वेशन को हमने रिड्यूस कर दिया। यहां पर यूनिट आ रही है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो इससे डिवाइडेड बाय n², तो ये कन्वर्ट हो जाएगा -21.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन n² जूल पर एटम। तो ये यूनिट चेंज हो जाएगी और ये नया फॉर्म आ गया इसी इक्वेशन का। इसको आप सेकंड इक्वेशन नाम दे सकते हैं। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। ये जो जूल पर एटम आ रहा है, अगर मैं इसको जूल पर मोल में कन्वर्ट करूं, आगे आपको कई न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें किसी न्यूमेरिकल में डाटा दे रखा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के टर्म्स में, किसी न्यूमेरिकल में डाटा दे रखा होगा जूल पर एटम्स के टर्म्स में, किसी न्यूमेरिकल में डाटा दे रखा होगा किलो जूल पर मोल के टर्म्स में। तो इसीलिए ये अलग अलग यूनिट्स जो है मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूं ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर इसी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसकी यूनिट चेंज हो जाएगी और ये बन जाएगा 1 मोल सर्कुलर ऑर्बिट्स के
एनर्जी के बराबर, और ये आ जाता है, इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड और कर दूं तो ये बन जाएगा किलो जूल। तो ये वैल्यू आती है 1312 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। तो हमने जो जनरल एक्सप्रेशन लिखी थी हाइड्रोजन एटम के लिए, उस हाइड्रोजन एटम की इक्वेशन में जब आप वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर देते हो तो आप एक तो ये यूनिट जो है इस फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो, दूसरी ये यूनिट और तीसरी ये यूनिट। ये तीनों यूनिट्स की फॉर्म में जो इक्वेशन है इसको आप याद रख लेना, क्योंकि आगे चल के ये यूज होने वाली है। अब देखो बच्चों, ये इक्वेशन थी हाइड्रोजन एटम के लिए। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको कई क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें ये लिखा होगा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। तो मैं यहीं पर आपको एक और इक्वेशन बता देता हूं। टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स किसको बोला जाता है? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स का मतलब होता है these are the atoms or ions which have same number of electron as that of hydrogen atom। वो एटम्स या फिर आयंस जिनमें उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जितने हाइड्रोजन के अंदर होते हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। एग्जांपल He पॉजिटिव। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? एक इलेक्ट्रॉन। किसके जैसा हो गया? हाइड्रोजन एटम के जैसा हो गया। तो दिस इज कॉल्ड अ हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। ऐसे ही Li2+, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। कितना पॉजिटिव चार्ज लगाया? 2 पॉजिटिव। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या बन गया? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल दे रखा है और एनर्जी पूछ रहा है तो आप ये इक्वेशन अब यूज करेंगे 13, इसको आप जनरल इक्वेशन लिख लो 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको यूज करनी है फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए। ध्यान रखना बच्चों इस इक्वेशन का। अगर सवाल हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स कह रहा है तो इसको आप z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो यहां पर अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया गया कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट प्रेजेंट इन हीलियम, तो मैं यहां पर z की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? z की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर हीलियम का कितना होता है? 2। तो फॉर He पॉजिटिव एनर्जी की इक्वेशन क्या हो जाएगी? -2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर इनटू 2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमने देखी थी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आ रही थी? 13.6 अपॉन n स्क्वायर इनटू 2 का स्क्वायर। तो ये एनर्जी आ जाएगी इस तरीके से। अगर पूछता है Li2+ की एनर्जी बताइए, सर्कुलर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी या इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? तो -2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर इनटू 3 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हो। तो आई होप आपको एनर्जी कैलकुलेट करना आ गया होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर जिस भी सर्कुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा तो उस एटम का या उस आयन का जो भी एटॉमिक नंबर है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो 13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो एनर्जी आ जाएगी उस सर्कुलर ऑर्बिट की या उस इलेक्ट्रॉन की। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर जो n की वैल्यू आ रही है, जिसको आप एक होल नंबर बोल रहे हैं, इस n की वैल्यू का यूज करके इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को नाम दिए गए। सो दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स were named using their
वैल्यूज। क्या क्या नाम दिए गए? n की वैल्यू लिख दीजिए आप। तो जब n की वैल्यू 1 होती है तो इसका ये मतलब हुआ कि न्यूक्लियस के सबसे पास वाला सर्कुलर ऑर्बिट जो है उसकी बात हो रही है, क्योंकि ये n की सबसे छोटी वैल्यू है। तो दिस इज n इज इक्वल टू 1, और n इज इक्वल टू 1 जब होगा तो इसको k प्रिंसिपल शेल बोला जाएगा। तो आपने 9th या 10th क्लास में जो कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था, जिसमें आप k, फिर l, फिर m, फिर n, इन शेल्स की जो बात करते थे, वो शेल एक्चुअल में इस नंबर से आए हैं, और इन नंबर्स को जो है वो इन शेल्स के अल्फाबेट से डिनोट किया गया है। ये सिर्फ इनका नाम रखने के लिए इसको के शेल बोल दिया गया जब n की वैल्यू 1 होगी, और n की वैल्यू 1 होगी तब क्या मतलब होगा? तब ये मतलब हुआ कि ये सबसे पास वाला शेल है न्यूक्लियस के। n की वैल्यू 2 आ गई तो इसका मतलब ये शेल आ गया सेकंड नंबर पे जो आएगा, इसको L शेल बोल दिया गया। n की वैल्यू 3 आएगी तो कौन सा शेल हो जाएगा? ये वाला शेल हो जाएगा, इसको हमने n शेल बोल दिया। इस तरीके से जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, हमारा शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है। तो इस तरीके से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, जितना ज्यादा n की वैल्यू हाई रहेगी उतना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। हायर इज द वैल्यू ऑफ n, मोर इज द डिस्टेंस। हायर इज द value of n, greater is the distance from nucleus। अब देखो बच्चों, इस फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव साइन लगा रखा है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर, या फिर -21.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन n स्क्वायर, या फिर -1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल, ये था जूल पर एटम। ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? व्हाई दिस नेगेटिव साइन इज टेकन? तो इसके पीछे जो है वो ये कंसेप्ट छुपा हुआ है जो क्लासिकल फिजिक्स से आता है। क्लासिकल फिजिक्स की ये स्टेटमेंट है, एनर्जी ऑफ अ free electron is taken as 0। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, जिसके ऊपर किसी तरह का कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स है ना कोई रिपल्सिव फोर्स है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी को हम 0 मानते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना शुरू करता है तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ती है, क्योंकि अब ये फ्री नहीं है, अब ये बाउंड हो गया, और क्योंकि ये बाउंड हो गया इस वजह से इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं और इसकी मूवमेंट फ्री नहीं हो सकती। इस वजह से ये अपनी एक्सेस एनर्जी को क्या करता है? लूज कर देता है। और यही कारण है कि जब ये पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होता है तो इसकी एनर्जी लूज करने के कारण नेगेटिव हो जाती है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस decreases and becomes negative, hence negative sign is used in the equation। तो ध्यान रखना, मैंने वहां पर जब इक्वेशन लिखी थी तो आपको दो चीजें बोली थी, दिस इज द एनर्जी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, और यू कैन से दैट दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट। एक ही बात है। तो इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है न्यूक्लियस से, उसकी एनर्जी इस वजह से वहां पर नेगेटिव साइन के साथ लिखी हुई है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की बगल में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ही आ जाए तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से फिर एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है।
तो वो एनर्जी फिर पॉजिटिव हो जाती है। तो हम एटम के अंदर रिपल्सिव फोर्स तो देखेंगे नहीं, हम यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स ही देखने वाले हैं। इस वजह से आप ये 2 पॉइंट याद रख लेना। क्वेश्चन अगर पूछा जाए व्हाई द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज नेगेटिव, तो आपको ये सेकंड स्टेटमेंट लिखनी होगी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसकी एनर्जी 0 ली जाती है, लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आता है तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स इट बिकम्स बाउंड एंड इट लूजेस इट्स एक्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये इसी वजह से एनर्जी डिक्रीज हो गई और 0 से कम वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है। तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो इसी वजह से क्या है, नेगेटिव है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर अभी जो आपने इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं, hence we can say that the electron will have certain fixed value of energy or the energy is quantized। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो इक्वेशन हमने लिखी यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पहले सर्कुलर ऑर्बिट की एनर्जी निकल के आ जाएगी, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकंड सर्कुलर ऑर्बिट की एनर्जी निकल के आ जाएगी, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे थर्ड सर्कुलर ऑर्बिट की एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो एक फिक्स्ड वैल्यू निकल के आती है एनर्जी की, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड, मतलब उसकी एक डेफिनेट वैल्यू ही पॉसिबल है। तो ये इस फॉर्मूले से, इस एक्सप्रेशन से जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ गया। अब एक और सब पोस्टुलेट है इसी थर्ड पोस्टुलेट का, इसको हम नाम देते हैं बी सब पोस्टुलेट, और इस सब पोस्टुलेट में ये लिखा गया है कि द रेडियस of circular orbit in an atom can be calculated by using this equation। इक्वेशन क्या थी, Rn is equal to a naught into n square upon z। This is the equation to calculate radius of the circular orbit, nth circular orbit in any atom। यहाँ पर a naught जो है, this is called Bohr radius। Bohr radius का मतलब this is the radius of first circular orbit, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, और इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है, दैट इज 52.9 पिकोमीटर, या फिर इसको 0.0529 नैनोमीटर लिख सकते हैं हम। तो ध्यान रखना ये वैल्यू है ए नॉट। डायरेक्टली वैल्यू पूछी जा चुकी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ बोर रेडियस, क्वेश्चन ये आया था। तो आपको यूनिट्स जो है वो अलग अलग देके कंफ्यूज करेगा, जैसे लिख देगा 52.9 एंगस्ट्रॉम, 52.9 नैनोमीटर, 52.9 पिकोमीटर, 5.29 एंगस्ट्रॉम। तो आपको वैल्यू याद रखनी है, 52.9 पिकोमीटर होता है, पिकोमीटर का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर -12 मीटर। अब अगर मुझे इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो पिकोमीटर से नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 52.9 को आप डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नैनोमीटर में, तो इसको आप 0.0529 नैनोमीटर लिख सकते हो। और अगर एंगस्ट्रॉम पूछता है तो एंगस्ट्रॉम के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो 52.9 डिवाइडेड बाय 100, तो ये एंगस्ट्रॉम में चेंज हो जाएगा। तो यूनिट का ध्यान रखना बच्चों, इन वैल्यूज से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
अब देखो Z क्या है यहाँ पर, Z वही हमारा एटॉमिक नंबर है, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की बात करेंगे तो वहां Z की वैल्यू हमें 2 या 3 रखनी पड़ जाएगी, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो Z की वैल्यू 1 रहेगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, फॉर हाइड्रोजन एटम Rn is equal to A0 into n square, या इसको हम 52.9 into n square पिकोमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आई हाइड्रोजन एटम के लिए, लेकिन फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स अगर दिया गया है और फिर पूछा गया है तो आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे। फॉर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स जैसे कि He पॉजिटिव, तो Rn इज इक्वल टू 52.9 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो ये रेडियस आ जाएगी जो भी nth ऑर्बिट आप निकाल रहे हैं। तो हीलियम के अंदर ये पहला ऑर्बिट है, अगर मैं पहले ऑर्बिट की रेडियस निकालता हूँ तो n इज इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा, तो 52.9 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ऐसे आप इतना पिकोमीटर जो है वो रेडियस निकाल सकते हैं हाइड्रोजन के केस में भी और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के केस में भी। अगर लिथियम दिया गया और आपसे पूछा गया तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना पुट करना है 3, तो 52.9 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो रेडियस आ जाएगी इस तरीके से। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा रेडियस जो है वो किस तरीके से निकालनी है हमें हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स का। तीसरा सब पोस्टुलेट और है, दिस सब पोस्टुलेट इज फॉर velocity of electron in an circular orbit। सर्कुलर ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी रहेगी इलेक्ट्रॉन की, इसके लिए इक्वेशन दी गई Vn is equal to V0 into Z upon n। दिस इज द जनरल इक्वेशन। यहाँ पर भी अगर हम देखें हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हमें निकालना हो तो Z की वैल्यू 1 हो जाती है, तो Vn is equal to V0 into Z की जगह आप 1 पुट करेंगे डिवाइडेड बाय n। V0 जो है दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। V0 जो है दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और इसकी वैल्यू होती है 2.188 into 10 raised to the power 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू भी ध्यान रखना बच्चों, पूछी गई है एक बार एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी बोर रेडियस। तो V0 की वैल्यू क्या, Vn की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.188 into 10 की पावर 8 into 1 डिवाइडेड बाय, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट लेता हूं तो n की वैल्यू 1 पुट करनी है, सेकंड ऑर्बिट लेता हूं तो n की वैल्यू 2 पुट करनी है, सो ऑन। तो ये हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए। लेकिन अगर मैं हीलियम He पॉजिटिव आयन के लिए पूछता हूं तो Z की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, अब 2 पुट करनी पड़ेगी, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 2.188 into 10 की पावर 8 into 2 डिवाइडेड बाय n। तो ये इक्वेशन आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की He पॉजिटिव के लिए। अगर आपको बोलता है Li2 पॉजिटिव के लिए बताओ तो Z की वैल्यू हो जाएगी 3 और वेलोसिटी क्या आ जाएगी 2.188 into 10 की पावर 8 into 3 डिवाइडेड बाय n। तो इस तरीके से आप हाइड्रोजन की निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स दैट इज हीलियम और लिथियम की भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करके वेलोसिटी की वैल्यू। ये हो गया हमारा एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी निकालने के लिए पोस्टुलेट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट पे। नेक्स्ट पोस्टुलेट जो है ये कहता है कि जिस तरीके से एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है। फोर्थ पोस्टुलेट, एज द energy of electron is quantized, similarly the angular
momentum of electron is also quantized in the atom. इसकी इक्वेशन आती है mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अब देखो बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है। ये भी कैसे इंपॉर्टेंट है? क्लासिकल फिजिक्स ये कह रही थी जब रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब मूव करेगा तो वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी जो है वो लूज करेगा, और इसकी वजह से उसका जो पाथ है वो स्पाइरल होता जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाएगा। लेकिन एक तो जो इससे पीछे वाला पोस्टुलेट हमने डिस्कस किया वो, और एक ये दोनों पोस्टुलेट इस पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्पाइरल नहीं होगा बल्कि ये इसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता रहेगा। कैसे, इसको आप यहां पर समझ लो। सपोज एक बस जो है वो ट्रैवल कर रही है एक स्ट्रेट डायरेक्शन में। इस बस का अपना एक मास है और एक वेलोसिटी है। क्लियर? तो मास इनटू वेलोसिटी, इसको क्या बोला जाता है? मोमेंटम। तो जब ये बस वाला ड्राइवर जो है वो सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो आगे की तरफ गिरते हैं ड्यू टू द मोमेंटम पोसेस्ड बाय आवर बॉडी। तो ये लीनियर मोमेंटम था, हम एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जो थे वो ट्रैवल कर रहे थे। यहां पर क्या है? यहां पर सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो हम इस लीनियर मोशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियस से, तो ये बन गया एंगुलर मोमेंटम। अब ये लीनियर नहीं बल्कि ये एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। तो देखो ये रेडियस अगर n इज इक्वल टू 1 है तो हम सबसे ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के, तो इसकी रेडियस जो है वो छोटी रहेगी। जब हम सेकंड लेवल की बात करते हैं तो n की वैल्यू जो है वो 2 हो जाती है। n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पर रेडियस जो है वो भी चेंज हो जाएगी, और रेडियस चेंज हो जाएगी तो एंगुलर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड हो जाएगा अगर इसकी एनर्जी को तुमने क्वांटाइज्ड कर दिया तो। थर्ड पोस्टुलेट कह रहा था कि एनर्जी फिक्स है। एनर्जी अगर फिक्स है तो एंगुलर मोमेंटम को भी फिक्स होना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2r। हाफ mv² बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? m² v² अपॉन इंटू r² डिवाइडेड बाय 2mr। तो एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है तो एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड रहेगा, क्योंकि r जो है वो फिक्स है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रहेगा उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, उसी मोमेंटम से वो मूव करता रहेगा, और जब तक उसका मोमेंटम फिक्स रहेगा वो अपना पाथ ना तो बढ़ाएगा ना घटाएगा, उसी सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूअसली मूव करता जाएगा। तो एनर्जी क्वांटाइज करते ही एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो गया हमारा, और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो गया तो अब यहां से हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब तक इस पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करेगा, मूव करेगा, तब तक उसका पाथ जो है वो चेंज नहीं होगा, उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। Where n is equal to 1, 2, 3, 4 so on। तो ये n जो है ये वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको पीछे हमने k, l, m और n शेल बोला है यहाँ पर। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ पोस्टुलेट पे। फिफ्थ पोस्टुलेट कहता है इलेक्ट्रॉन in the ground state keep on revolving in the circular orbit without gaining or losing energy, and this state is called ground state। तो जो भी इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा वो इस फिक्स्ड एनर्जी के साथ इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम इसका फिक्स है। तो ये जो स्टेट है, दिस स्टेट ऑफ दिस एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। तो इस स्टेट में ना तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा, ना ही एनर्जी एमिट कर रहा, बल्कि ये
जो इसकी नेचुरल फॉर्म है उसी फॉर्म में ये कंटिन्यूअसली मूव करता जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। अब क्या होता है, जो हमने एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा में देखा था, एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा में हम क्या कर रहे थे बच्चों, एक बार रिवाइज कर लो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हमने किसी सब्सटेंस को, जिसको भी हम स्टडी कर रहे हैं, उसको रेडिएशन के रास्ते में रखा, यहां से रेडिएशंस एमिट हुई, इन रेडिएशंस को हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव किया। तो रेडिएशन जो है उसके अंदर क्या होती है, एनर्जी। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इस एटम को जो यहां पर हम स्टडी कर रहे हैं, इसको हम ग्राउंड स्टेट में नहीं रख रहे, क्योंकि हम इसकी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। एनर्जी सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपना एंगुलर मोमेंटम चेंज कर लेंगे, अपनी एनर्जी चेंज कर लेंगे। तो इस वजह से जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे थे एटम को, और जब हम एमिशन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे थे तब हमने क्या किया था, तब हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस को भरा और हमने करंट सप्लाई किया। तो यहां से जो रेडिएशन निकली इसको हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव किया था। तो यहां भी हम एनर्जी जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। तो सिक्स्थ पोस्टुलेट जो है वो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करता है। क्या कहता है सिक्स्थ पोस्टुलेट, कि जब एनर्जी इज एमिटेड और absorbed when electron moves from one circular orbit to other circular orbit। तो एनर्जी या तो एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी जब इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट से दूसरे सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा। एब्जॉर्ब कब होती है और एमिट कब होती है, तो एनर्जी इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम आउटर सर्कुलर ऑर्बिट to inner circular orbit। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी बाहर वाले सर्कुलर ऑर्बिट से अंदर वाले सर्कुलर ऑर्बिट में जब आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा, और एब्जॉर्ब कब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी व्हेन इलेक्ट्रॉन it jumps from inner orbit to outer orbit। तो ये हो गया इसका सिक्स्थ पोस्टुलेट। और ये जो एनर्जी है जो ये रिलीज करेगा या फिर जो ये एब्जॉर्ब करेगा, इसको हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। सपोज ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इनिशियल स्टेट जो है इसमें ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है n = 1 में, और यहां पर इसकी एनर्जी जो है वो कितनी आ रही है, E1। तो ये एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, -13.6 × Z²/n²। तो वहां से ये एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। और फाइनल स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहां जा रहा है, ये जा रहा है इधर आउटर सर्कुलर ऑर्बिट में। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 2, और यहां पर एनर्जी कितनी आएगी, E2। तो ये हमने मान लिया इसकी एनर्जी है E2। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू E2 - E1। यहां से यहां जाने के लिए इसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में कितनी एनर्जी लगेगी, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। और अगर एनर्जी एमिट हो रही है तो फिर हमारी इनिशियल स्टेट हो जाएगी बाहर वाली, फाइनल स्टेट हो जाएगी अंदर वाली, और यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर फाइनल स्टेट E1 - E2। तो जब एनर्जी एमिट होगी उस टाइम पर हम ये लिख सकते हैं
डेल्टा ई इज इक्वल टू E1 माइनस E2, क्योंकि अब ये फाइनल स्टेट हो गया और ये इनिशियल स्टेट हो गया। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे जो कि बोर ने अपने मॉडल के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए दिए थे, प्रपोज किए थे। इन्हीं पोस्टुलेट्स का यूज करके आज आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, आप उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेना। कल आपको इसी मॉडल को और थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। कल हम पढ़ेंगे कि ये एनर्जी की इक्वेशन जो है वो कहाँ से आती है, क्योंकि अगर आपको इतनी बात अगर समझ में आ जाएगी कि ये एनर्जी की इक्वेशन कहाँ से आई, तो पूरा मॉडल जो है वो इस एक पोस्टुलेट के ऊपर ही ज्यादातर डिपेंड करता है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट जो है, ये बात नील बोर ने किस बेसिस पे बोली, तो आपको ये मॉडल भी समझ में आ